मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन मुद्दे पर, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, जो हम में से बहुत सारे हस्बैंड्स फेस करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि वाइफ कोई भी मैट्रिमोनियल झगड़ा हुआ, वाइफ मायके चली जाती है या कहीं और चली जाती है, हस्बैंड को छोड़ देती हैं और उसके बाद हस्बैंड बहुत कोशिश करते हैं कि वाइफ वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आती हैं। कुछ टाइम बाद अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो वाइफ की तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं हस्बैंड को कि भाई मैं तुम्हें फंसा दूंगी इतने सारे झूठे केसेस में, क्योंकि जो हमारे कानून में प्रावधान है वो लड़कियों के फेवर में है, वाइफ के फेवर में बहुत सारे कानून हैं। तो वो इस चीज़ को मिसयूज़ करती हैं और हस्बैंड को फंसाती हैं। हस्बैंड को धमकी मिलनी शुरू हो जाती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी इन केसेस में। और ये भी धमकी मिलती है कि भाई मेरे को डिमांड करती है, मतलब पैसे की, कि मेरे को 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, कई बार तो 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी भी डिमांड होती हैं। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। तो अननेसेसरी डिमांड हस्बैंड के आगे पुट अप होती हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए वरना जो है तुम्हें मैं फंसा दूंगी केसेस में। अब यहाँ पे कई बार हस्बैंड डर भी जाते हैं कि भाई मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, पैसे दे दूँ, अपना पीछा छुड़ाऊँ या कोर्ट में केसेस लड़ूँ। तो इन सब का समाधान दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। कई बार दोस्तों वाइफ ये भी कहती हैं कि भाई तुम्हें अपने परिवार वालों से अलग रहना होगा, अपने माता पिता को छोड़ना होगा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें सेपरेट मेरे साथ अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि हम 20-30 साल का जो हमारे माँ बाप के साथ रिश्ता होता है वो चंद सालों के रिश्ते के लिए, अपने वाइफ के साथ जो हमने हमने समय व्यतीत करा है उसके लिए हम इतना गहरा रिश्ता नहीं तोड़ सकते। क्या हमारे माँ बाप ने हमें इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया कि बाद में शादी के बाद वो अपनी वाइफ के साथ रहना चले जाए और हमें छोड़ दें? क्या यही चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से? क्या होगा कि कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसी करें तो हमें कैसा लगेगा? तो दोस्तों ये तो पूरी तरह गलत है। दोस्तों वैसे केस टू केस भी डिपेंड करता है। तो मैं जनरल बता रही हूँ कि अगर वाइफ आपको इस तरह से बेबुनियाद धमकियाँ दे रही है, बिन मतलब की फालतू धमकियाँ दे रही है, आपके माँ बाप की कोई गलती नहीं है, आप भी जानते हैं, अपने दिल से जानते हैं, तो यहाँ पे वाइफ की अनरीजनेबल डिमांड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं है, आपको पता है, तो आपके साथ कभी कुछ गलत होगा भी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे आज। बहुत सारे हस्बैंड्स गलती करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में ही, तो अगर वो गलती आप नहीं करेंगे तो आप आगे आने वाली प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में आ सकती हैं उनसे बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी लीगल इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका वैवाहिक जीवन है, आपको ही उसे सुधार कर रखना है, संवार कर रखना है। अगर आपकी वाइफ के साथ कोई भी झगड़े हो रहे हैं और वो मायके चली जाती हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ट्राई करनी है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके, आपसी सेटलमेंट करके, प्यार मोहब्बत से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, उनका सॉल्यूशन देखें, उनका सॉल्यूशन निकालें और प्यार मोहब्बत से ही अपनी वाइफ को घर वापस ले आएं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो आपका घर टूटने से बच जाता है और दूसरा आपको केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों केसेस में इन्वॉल्व होना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, सब कुछ, बहुत सारे साल, हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो अगर आप केसेस से बच सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों। दूसरी चीज़ ये आती है कि वाइफ तैयार नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वापस आने के लिए, तब आप क्या करें? दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड ये गलती कर देते हैं कि जब उनकी वाइफ मायके से वापस नहीं आ रही है तो वो पुलिस में या कहीं कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं अपनी जो है प्रॉब्लम बयान करके कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरी वाइफ वापस नहीं आ रही है। तो ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब इसकी सूचना आपकी वाइफ को मिलेगी तो वो आप पर काउंटर अटैक करेंगी और उनका काउंटर अटैक सच में बहुत भयंकर होगा, क्योंकि वो सबसे पहले 498A डालेंगी, डीवी डालेंगी, मेंटेनेंस डालेंगी या और भी जो भी अन्य फॉल्स एलिगेशन उन्हें लगानी है वो सब आप पर लगा देंगी। अब इन सब से जूझना, उनकी तारीखों पर अपीयर होना, क्योंकि वाइफ जो है वो अपने शहर में डालेंगी केसेस सारे, तो अगर मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं तो हस्बैंड के लिए सारी डेटों पर वहाँ अपीयर होना, उन केसेस को रन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वाइफ को इनिशिएट नहीं करना, मतलब कि आपको उकसाना नहीं है कि वाइफ जो है अपनी तरफ से वो केसेस डाले।
और ऐसा तभी होता है जब आप अपनी तरफ से पहला स्टेप ले रहे हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशन दे दी पुलिस में, थाने में, कोर्ट में, तो इसकी सूचना जब इसका जवाब जब वाइफ से मांगा जाएगा, इसकी सूचना जब उन्हें जाएगी, तो डेफिनेटली वो भी जवाब में ये सारे केसेस आप पर दर्ज कराएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको अपनी तरफ से पहला स्टेप कुछ भी नहीं लेना है। अगर वाइफ जा रही है मायके, ठीक है, वहाँ रह रही है, वापस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ऐसा होने दीजिए। बिल्कुल चुपचाप बैठिए, देखते रहिए कि वाइफ क्या करती हैं। ऐसा करते हुए दोस्तों क्या होगा कि समय बीत जाएगा। मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीज़ आपके फेवर में होगी, हस्बैंड के फेवर में होगी। कैसे? मान लीजिए 2 साल हो जाते हैं, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो हस्बैंड इसके बिहाफ पर, इसके बेसिस पर डिसर्शन को ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। यानी कि डिसर्शन हम तब फाइल करते हैं जब आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया है, काफ़ी लंबी अवधि हो गई है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं और उन्हें इसके बिहाफ पे डाइवोर्स मिल जाता है। तो एक चीज़ तो ये फेवर में हो गई। दूसरी चीज़ आपके ये फेवर में हो गई, अगर काफ़ी लंबी अवधि बीत जाती है, वाइफ जो है वो कहीं और रह रही है, मायके में रह रही है, कहीं और रह रही है, इस बात को काफ़ी लंबी अवधि हो गई, उसके बाद अगर वाइफ फाइल करती हैं, करना चाहती हैं 498A या जो भी केसेस वो डालती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोर्ट उनके केस को एक्सेप्ट कर ले। उनका केस वहाँ बहुत वीक हो जाता है। मान लीजिए कोई वाइफ जो है वो 1 साल बाद जा रही है 498A फाइल करने के लिए, तो कोर्ट ये कहेगी कि भाई तुम 1 साल कहाँ थे। या मान लीजिए कोई ज़्यादा समय बीत जाता है, 3 साल बीत जाते हैं, कि तो कोर्ट ये कहेगी कि तुम 3 सालों तक चुप क्यों थे। अगर तुम्हारे ऊपर क्रूएल्टी हुई तो तुम्हें तभी के तभी केस दर्ज कराना चाहिए था। तो यहाँ पे वाइफ की तरफ से जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है कि उनका केस इतना वीक हो जाता है कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो ये चीज़ भी हस्बैंड के फेवर में जाएगी। तो आप टाइम बीतने दीजिए। अगर वाइफ नहीं आ रही है, उन्हें कोशिश कीजिए कि भाई आप मनाते रहें कि वापस आ जाए, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए कि जिससे झगड़ा बढ़े और वाइफ जो है वो आप पर ये सारे केसेस डाल दें। क्योंकि ये होता है कि वाइफ प्रभाव में आ जाती है, अपने मायके वाले हो गए उनकी तरफ से या किसी और की तरफ से, तो वो प्रभाव में आके हस्बैंड के ऊपर केसेस डाल देती हैं। तो आपको इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। आपको अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना है जिससे कि वाइफ ये समझे कि आप जो हो कोर्ट पे जाना चाहते हो और कोर्ट में केसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हो। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों कि अगर वाइफ आप पर केसेस डाल देती है, कोई भी, जैसे 498A हो गया, DV हो गया या अन्य प्रकार के कोई भी केस हो गए, तो उसके बाद हस्बैंड के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके पास जो ऑप्शन रहता है, बहुत जो उनको फेवर करता है, वो होता है सेक्शन 9। अगर ये मैं तब बता रही हूँ अगर वाइफ ने अपनी तरफ से कोई स्टेप ले लिया है, क्योंकि दोस्तों देखो 498A का केस पहले तब दर्ज होगा जब वो पहले वुमेन सेल में जाएंगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो उसके दौरान आपको टाइम मिलता है, आपको पता चल जाता है कि वाइफ ने एक स्टेप ले लिया है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाने का, तो आप जो हो अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर दो। 1 दिन लगता है रजिस्टर करने में, अपना केस तैयार रखिए सेक्शन 9 का, और जैसे ही आपको पता चलता है कि वाइफ ने अपनी तरफ से स्टेप ले लिया है, तो आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 डाल दीजिए। अब ये सेक्शन 9 आपको बहुत मदद करेगा। कैसे? सेक्शन 9 डालने का मतलब है कि आप अपनी वाइफ को वापस बुला रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं उनसे अलग होना, तो यहाँ पे कोर्ट आपको फेवर करेगी, क्योंकि कोर्ट भी ज़्यादातर ये कोशिश करती है कि हस्बैंड वाइफ का घर ना टूटे और वो साथ मिलकर रहें। तो यहाँ पे जब आप सेक्शन 9 डालेंगे तो कोर्ट ये समझेगी कि हाँ, ये तो बुलाना चाहता है वाइफ को वापस, लेकिन वाइफ ही नहीं आना चाहती है, तो कुछ कहीं ना कहीं कोर्ट वाइफ के अगेंस्ट हो जाएगी और हस्बैंड के फेवर में हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये सेक्शन 9 जो होता है, ये आपका आगे जो है डाइवोर्स केस में और मेंटेनेंस केस में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब वो वाइफ मेंटेनेंस मांगेगी तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो इसे रखना चाहता हूँ अपने पास, यही नहीं रहना चाहती है, मैं इसे खुद मेंटेन करना चाहता हूँ, मतलब इसका भरण पोषण खुद उठाना चाहता हूँ, लेकिन यही अपने ससुराल आने को रेडी नहीं है। तो यहाँ ये आपका पॉइंट स्ट्रांग होता है यहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत हद तक आपके मेंटेनेंस केस में भी यूजफुल होगी। इसके बाद दोस्तों अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास आ जाती है, आपके फेवर में है, और वाइफ उसके बावजूद ससुराल में नहीं आ रही है, हस्बैंड के पास नहीं आ रही है, तो इसको ग्राउंड बनाकर आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं, आपको वो डाइवोर्स इस ग्राउंड पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हैं फ़ायदे इसके सेक्शन 9 के। तो दोस्तों ये हमने देखा कि अगर वाइफ जो है वो छोड़ के चली गई है हस्बैंड को
और धमकियाँ दे रही हैं। कई बार होता है कि सिर्फ वो धमकी दे रही है, एक्चुअल में वो कोई स्टेप नहीं ले रही है। तो आपको वेट करना है कि जब वो स्टेप ले। अगर वो स्टेप नहीं लेती है, जितना लंबा समय बीत जाता है वो आप ही के फेवर में जाएगा। तो दोस्तों जो गलती अक्सर हस्बैंड करते हैं इस चीज़ को लेकर, वो मैंने आपको हाईलाइट करी इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि जानकारी आपकी हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। तो अगर ऐसा है तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। क्या पता कि ये वीडियो कहीं उस हस्बैंड तक पहुँच जाए जहाँ एक्चुअल में उसे नीड हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।